बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका फ़िज़िक्स का पेपर करीब आने को है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ टिप्स दूं। डिटेल पेपर में डिस्कस करूंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में। इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में बताता हूं। क्लास 10 का जो भी पेपर हुआ है और सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स, उसमें सेक्शन बी में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी 3 न्यूमेरिकल आए थे, 3, और एक न्यूमेरिकल के 4 मार्क्स होते हैं। इसी तरीके से सेक्शन सी में 2 न्यूमेरिकल आए थे जिसके 3 मार्क्स थे। अब यहाँ पे देखें, ये 12 मार्क्स हो गए और 3 2 आर, ये 6 मार्क्स हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे भी 3 न्यूमेरिकल आए, क्योंकि हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ एक न्यूमेरिकल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दफ़ा बोर्ड ने न्यूमेरिकल पे ज़्यादा तवज्जो दी है और ये बहुत सिंपल भी है। यानी क्वेश्चन तो आपको पूरा याद करना पड़ता है, पूरा डिटेल से लिखना पड़ता है। न्यूमेरिकल तो आधे पेज से भी कम जगह पे आ जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो सेम टू सेम बुक से नहीं लिए गए हैं। यानी फार्मूला वही है, लेकिन उसमें जो डेटा है वो डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मास है, आपकी बुक में 10 किलोग्राम होगा, उन्होंने 15 किलोग्राम दिया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंज है। तो मैं आपको बताता हूँ कि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। मुझे बताते ख़ुद भी न्यूमेरिकल बहुत पसंद है, क्योंकि ये बहुत जल्द सॉल्व हो जाते हैं। इसमें गलती की गुंजाइश कम होती है। आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। पहला ख्याल क्या रखना है, जब आप न्यूमेरिकल को देखते हैं तो उस न्यूमेरिकल में पहले तो आपको गिवन है कि आपको क्या दिया गया है। वो मास हो सकता है, वो टाइम हो सकता है, स्पीड हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, ये है। दूसरा, आपसे कुछ मांगा गया है, इन जिसको हम टू फाइंड कहते हैं या रिक्वायर्ड कहते हैं। तो आप पहले जो आपसे मांगा गया है उसको आपने देखना है कि क्या क्या मांगा गया है। अब अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं लगता कि ये जो डेटा गिवन है ये क्या है, ये डिस्टेंस है कि स्पीड है, तो आपको यूनिट्स आने चाहिए। यूनिट्स, अगर आपको बेसिक यूनिट्स का पता है तो आप डिराइव यूनिट ख़ुद निकाल सकते हैं। बेसिक यूनिट्स क्या हैं, देखें, मास के लिए किलोग्राम है, लेंथ के लिए मीटर है, टाइम के लिए सेकंड है, करंट के लिए एम्पेयर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला है, टेम्परेचर केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है। इसमें से ये मास, लेंथ, टाइम और फिर कुछ टेम्परेचर के लिए जो केल्विन है, इन 4 के अलावा ये बाकी कहीं पे न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि आपको बेसिक 4 यूनिट्स का पता होना चाहिए। जब आपको ये पता लग गया कि हमें एक्सेलरेशन गिवन है, हमें स्पीड गिवन है, हमें फोर्स गिवन है, फिर फाइंड क्या करना है, तो वो तो वर्ड में लिखा होगा कि फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स, फाइंड द मास। तीसरी चीज़ है कि आपको फार्मूला आना चाहिए। अब फार्मूला किस तरह आएगा, आपकी बुक में चाहिए तो ये था कि आप बुक से जितने भी फार्मूला थे उसको एक पेज पे लिख लेते और उनको बार बार देखते। आपको वो फार्मूला अगर याद हैं तो फिर आपको न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपके लिए इस वीडियो में आखिर में बहुत सारे फार्मूले लिख दिए हैं जो यूज़ हो सकते हैं, और अगर मुझसे कोई फार्मूला मिस हो गया है तो आप उसमें ऐड कर लें और उसको याद करें। अब आपके पास फार्मूला आ गया, आपने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की, फिर आखिर में यूनिट आता है। अगर बेसिक यूनिट है तो ये जो मैंने भी आपको इसके साथ डिस्कस किए हैं
उसको लिख लें। अगर बेसिक नहीं है, डिराइव है, तो डिराइव को भी आप फार्मूला की मदद से यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला न्यूमेरिकल में भी आएगा, फार्मूला MCQs में भी आएगा, फार्मूला आपके टॉपिक्स में भी आएगा। अगर आप स्पीड को डिफ़ाइन कर रहे हैं तब भी फार्मूला आएगा, अगर आप हुक्स लॉ को डिफ़ाइन कर रहे हैं तब भी फार्मूला आएगा, अगर आप वर्क को डिफ़ाइन कर रहे हैं तब भी फार्मूला आएगा। तो फार्मूलास को आपको याद करना है। दूसरी बात यह है कि फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करना भी आता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है कि F = ma और आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको यहाँ से इस मास को हटाना है, तो यहाँ पे भी m पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी m पे डिवाइड कर दें। देखिए m और m कैंसिल, तो a = F/m। F = ma। अगर आपको मास फाइंड करना है तो यहाँ पे भी a पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी a पे डिवाइड कर दें, a और a कैंसिल, m = F/a। याद रखें कि ये जो प्रोडक्ट है F = ma, यानी फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, तो ये फोर्स हमेशा हर फार्मूला में ऊपर ही आएगा, इसको नीचे ना लेकर जाए। अगर हुक लॉ है F = kx, अगर आपको फोर्स फाइंड करना है तो k की वैल्यू पुट करें और x की। नेगेटिव साइन भी हम यहाँ लगाते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए है। अगर आपसे कहा जाता है कि आप k को फाइंड करें तो फिर दोनों साइड पे x से डिवाइड कर दें, तो ये x और x कैंसिल, k = F/x। फिर आप ये माइनस साइन ना लगाएं, क्योंकि माइनस असल में रिस्टोरिंग फोर्स के लिए है, ये डायरेक्शन है। k की वैल्यू, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसके साथ नेगेटिव नहीं आता, तो फिर आप डायरेक्ट F = kx यूज़ करें। अब अगर आपके पास डिराइव यूनिट है तो उसको भी आपको निकालना बड़ा सिंपल है। अगर आपको हुक्स लॉ F = kx में k फाइंड करना है तो k = क्या होगा, F/x, जो भी हमने यहाँ निकाला है। अगर देखें आपको फोर्स का यूनिट आता है न्यूटन और x डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो आप इसको मीटर कह लें, तो k = N/m। कोई भी डिराइव यूनिट आप निकाल सकते हैं, किससे, बेसिक यूनिट से। अगर आपके पास स्पीड है, आपको यूनिट याद नहीं, तो स्पीड किसके इक्वल होता है, v = s/t। डिस्टेंस है मीटर, टाइम है तो सेकंड। एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो देखें वेलोसिटी मीटर/सेकंड और टाइम फिर सेकंड, तो एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर/सेकंड²। तो इस तरीके से आपको यूनिट्स का पता होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो न्यूमेरिकल्स में आपको मालूम होना चाहिए कि आपको SI यूनिट यूज़ करना है। मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना है, डिस्टेंस अगर सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना है, अगर किलोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपको यूनिट्स का पता होना चाहिए और उसका कन्वर्जन, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए।
अगर आपको ग्राम गिवन है और आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरह करेंगे? यहाँ देखें, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम के इक्वल होता है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल है और 1 ग्राम 1000 इस तरफ आएगा तो 1/1000 किलोग्राम के इक्वल है। इसको याद करने का तरीका ये है कि अगर यूनिट छोटा है, ग्राम है, और आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप उस वैल्यू को डिवाइड करोगे, यानी आप उसको 1000 पे डिवाइड करोगे। छोटा यूनिट से अगर बड़ा यूनिट बनाना है तो आप क्या करोगे? आप डिवाइड करोगे। और अगर आपके पास बड़ा यूनिट है और आपने छोटा बनाना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड हैं? तो मिनट बड़ा यूनिट है और सेकंड छोटा यूनिट है। तो आप 1 मिनट को सेकंड में किस तरह कन्वर्ट करोगे? आप उसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इन बातों को याद रखना है। आपको यूनिट्स का पता होना चाहिए, आपको कन्वर्जन का पता होना चाहिए कि मैंने SI यूनिट में तमाम डेटा को कन्वर्ट करना है। मास को, टाइम को, लेंथ को, मीटर को यानी लेंथ को आपने किस में कन्वर्ट करना है? SI यूनिट। दूसरा, आपको यूनिट का पता हो। यूनिट का 1 मार्क होता है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो आपसे 1 मार्क कटेगा। फिर ये भी याद रखें कि डेटा का अलग नंबर होता है, फार्मूला का अलग होता है। फार्मूला में आप वैल्यू पुट करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं, उसके अलग मार्क्स होते हैं, आंसर के अलग होते हैं, यूनिट का अलग होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप फार्मूला लिखते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे। आपका आंसर गलत है, आपसे सिर्फ 1 मार्क्स कटेगा। अगर आपका यूनिट गलत है, आपसे 1 मार्क्स कटेगा। कंप्लीटली 0 नहीं मिलता। अगर आपने कंप्लीटली कुछ भी नहीं लिखा तो फिर जाहिर है कि आपको 0 मिलेगा। इसलिए कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, फार्मूला लिखें। कुछ भी नहीं आता उसका यूनिट ही लिख लें ताकि आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिले। पेपर बहुत इजी है, लेकिन इस दफ़ा पेपर ज़रा कंसेप्चुअल है। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कंसेप्ट से ज़्यादा रिलेटेड हो। न्यूमेरिकल पे इस दफ़ा ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। आप भी न्यूमेरिकल पे तवज्जो दें। एक दिन कंप्लीट न्यूमेरिकल को दें, उसके फार्मूलाज़ को दें। फार्मूलाज़ मैंने आपके लिए इस वीडियो में लास्ट में रखे भी हैं, उनको भी देख लें। कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ है, जैसे कैपिटल G की वैल्यू है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 × 10⁻6 मीटर। इस तरह की कांस्टेंट वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी ये कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं होती, अगरचे कुछ कैलकुलेटर में ये होती हैं। अगर आप उन कैलकुलेटर्स को थोड़ा सा पहले से यूज़ करें तो आपको कैलकुलेटर में बहुत कुछ मिल जाएगा। अब कैलकुलेटर को भी यूज़ करना आपको आना चाहिए। अक्सर आप लोग पावर को उसमें नहीं लिख सकते, तो वो मेथड मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप उसको पावर में लिखोगे। फिर आपको अगर cos थीटा, अगर आपको वर्क फाइंड करना है W = FS cos थीटा, तो आपका कैलकुलेटर का मोड जो है वो डिग्री में होना चाहिए, वरना आप एंगल पुट करेंगे 30 का, 40 का, 45 का, आपका आंसर गलत आएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें कैलकुलेटर को डिग्री में किस तरह कन्वर्ट करना है। हमें कैलकुलेटर को साइंटिफिक में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। फार्मूलाज़ भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, और अगर कुछ फार्मूलाज रहते हैं तो उसको आप अपने साथ पेज के ऊपर लिख लें, यूनिट्स लिख लें।
जब तक आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं जाते आप उनको बार बार याद करते जाएं, बार बार याद करते जाएं। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने लगे तो कहीं पे उसको साइड पे रख दें। जो ही आपको पेपर मिलता है और आपको पता लग जाता है कि ये न्यूमेरिकल आए हैं और मुझे ये आते हैं, तो उनके ऊपर फ़ौरन वो फार्मूला लिख दें ताकि आप भूलें ना। उसके ऊपर पेंसिल से लिख लें और फिर आराम से अपना काम करें। जब न्यूमेरिकल आएगा तो आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। ये बातें याद रखनी हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस दफ़ा न्यूमेरिकल्स को इन्होंने ज़्यादा वैल्यू दी है। इससे पहले न्यूमेरिकल या 3 न्यूमेरिकल आते थे, इस दफ़ा 5-6 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 20 मार्क्स तो आपको यहाँ से मिल रहे हैं और 12 आपको MCQ से मिल रहे हैं, यानी 32 मार्क्स तो आपको ये मिल रहे हैं। ये इजी होते हैं, बहुत जल्दी हल हो जाएंगे, आपका टाइम इससे बचेगा, आपको इत्मीनान होगा कि मैंने कहीं गलती नहीं की है। अब मैं आपको कैलकुलेटर से 1-2 वैल्यूज सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देखें ये एक वैल्यू है, इसको आप कैलकुलेटर से किस तरह सॉल्व करोगे। पहले तो आप इस स्क्वायर रूट को छोड़ दें, इसको आप कैलकुलेटर पे किस तरह लिखोगे। इसको ऑन कर लें। अब आप ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पे देखें आपने ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट आ गई। अब है 6.67 6.67। अब आप देखें लिखा हुआ है 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये देखें एक्सपोनेंट का बटन दबाएं तो इसमें मल्टीप्लाई भी है और 10⁻⁻ भी आ जाता है। कुछ कैलकुलेटर में यहाँ पे सिर्फ EXP लिखा होता है, उसको प्रेस करें और यहाँ पे ये है, एक ही बात है। तो देखें यहाँ पे आ गया है मल्टीप्लाई 10। कुछ कैलकुलेटर में यहाँ पे E आ जाता है और मल्टीप्लाई नहीं आता, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब है -11, तो देखें यहाँ पे ये माइनस, तो ऊपर देखें माइनस आ गया है। फिर है 11, तो ये 1 और 1 11। अब आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब दूसरी वैल्यू है तो फिर ब्रैकेट ओपन। फिर क्या है 2.5 देखिए स्क्रीन पे आ गया 2.5 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई है, उसको मत लिखें, ये एक्सपोनेंट दबाएं, एक्सपोनेंट आ गया, देखें 10 आ गया। और फिर है 9, तो ये 9 प्रेस कर दें, देखें। अब ब्रैकेट क्लोज कर दें। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद डिवाइड, ये डिवाइड है, डिवाइड प्रेस कर दें। फिर है डिवाइड के बाद तो फिर आप ब्रैकेट डालें और वैल्यू है 4.127 4.127 डिवाइड आ गया, डिवाइड और 4.127। फिर है 10⁻⁵, तो यहाँ पे फिर एक्सपोनेंट, ये आ जाएगा 10, 5 है तो 5 प्रेस कर दें, ब्रैकेट क्लोज है। फिर क्वेश्चन में स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो ये देखें ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर का बटन है एक्स स्क्वायर, तो इसको दबा दें। आप एक्स स्क्वायर प्रेस कर दे, देखें ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद इक्वल टू लगा लें, तो ये आपके पास आंसर आता है 9.79 10⁻⁻13। अब क्वेश्चन में आप देखें तो स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट किस तरह करेंगे, ये देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट, इसको प्रेस करें। और क्योंकि कैलकुलेटर में ऑलरेडी आपका वो आंसर मौजूद है, अगर आपका आंसर मौजूद नहीं है तो फिर तो आप वो आंसर यहाँ पे लिख लें सारे और यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि आपका आंसर अभी कैलकुलेटर में है तो आप यहाँ पे देखें ये आंसर की प्रेस कर लें, ये देखें ये आंसर की, तो उसके अंदर आंसर आ गया है। यानी आपने जो यहाँ पे स्क्रीन पे आया था वो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया है। अब आप
इसको इक्वल कर लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 9.8 9 10⁻⁷। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपको मैंने बताया कि आप इसका मोड किस तरह चेंज कर सकते हैं, यानी आपने डिग्री में काम करना है, आप कास थीटा और वो डिग्री में करते हैं, तो वो आप किस तरह करेंगे। शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट के साथ इस मोड को प्रेस करें। देखें आ रहा है 3 पे डिग्री है, 4 पे रेडियन है, आप 3 प्रेस करें। ये 3 प्रेस कर दें। अब आप स्क्रीन पर देखें डी लिखा हुआ, यानी आपका कैलकुलेटर अब डिग्री में है। तो इस तरीके से आप जब एंगल पुट करेंगे तो अपने कैलकुलेटर को डिग्री मोड में रखें। फिर कैलकुलेटर साइंटिफिक मोड में भी खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है, यानी आपको साइंटिफिक वैल्यू में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक वैल्यू लिखता हूँ, देखें ये एक वैल्यू है, मैं चाहता हूँ कि ये साइंटिफिक में कन्वर्ट हो जाए। तो आप क्या करें, शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट के साथ ये मोड प्रेस करें। आपके पास 7 में देखें साइंटिफिक है, तो आप 7 प्रेस करें। आपसे कहा जा रहा है कि आप कितने डिजिट चाहते हैं, यानी आप स्क्रीन पे 4 डिजिट चाहते हैं, 5 डिजिट, 7 डिजिट, 0 से 9 तक। मैं कहता हूँ कि मैं 5 डिजिट चाहता हूँ। तो अब आप देखें ये वाली वैल्यू मैं इक्वल प्रेस करूँगा तो ये वैल्यू साइंटिफिक में कन्वर्ट हो जाए। देखें 4.5699 10⁻⁸। तो इस तरीके से मैंने इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट कर दिया। तो आप भी अपनी वैल्यूज़ को साइंटिफिक में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर शिफ्ट प्रेस करें, यहाँ पे आ जाए मोड की तरफ। अब आप देखें 8 के ऊपर नॉर्मल है, तो 8 प्रेस करें। 1 और 2 आप 2 प्रेस कर दें। देखिए वो वाली वैल्यू दोबारा नॉर्मल में आ गई है। तो आप कैलकुलेटर से नॉर्मल में और साइंटिफिक में डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभी आपके पास इस तरह वैल्यू आ जाती है और आपके बुक में आंसर साइंटिफिक में होता है, तो आप अगर साइंटिफिक मेथड नहीं भी आता तो यहाँ पे सीख सकते हैं और आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट साइंटिफिक में निकाल सकते हैं। कुछ लोगों के पास ये वाला कैलकुलेटर है, इसमें भी साइंटिफिक आसान है। ये देखिए आप मोड को डायरेक्ट प्रेस करें, फिर प्रेस करें, फिर प्रेस करें और फिर प्रेस करें। देखिए 1 और फिर प्रेस करें, तो 2 पे साइंटिफिक है और 3 पे नॉर्मल है। जब आप 2 प्रेस करोगे तो डेटा साइंटिफिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर साइंटिफिक में है तो 3 प्रेस कर लें तो आपको डेटा नॉर्मल में मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपने डेटा को साइंटिफिक और नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक डेटा है, मोड दबाता हूँ, फिर फिर फिर। अब आप 2 प्रेस करें। 0 से 9 बस आपको जितने डिजिट चाहिए, मुझे चाहिए 4 डिजिट। देखें तो 4 डिजिट तक ये कन्वर्ट करेगा। अब आप इज इक्वल टू प्रेस करें तो देखें आगे 2.567 10⁻⁴। मेरे पास जो नॉर्मल में डेटा है उसमें 5 डिजिट है, लेकिन क्योंकि मैंने 4 प्रेस किया है तो उसने देखें वो लास्ट वाला डिजिट राउंड कर दिया है, 6 को 7 कर दिया और मुझे डेटा 4 डिजिट में दिया है। अगर आप इसको दोबारा नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह आप इसको प्रेस करते जाएं, 3 दबा दें, 1 या 2 तो आप
2 प्रेस कर लें, देखें वो नॉर्मल में आ गया। डिग्री के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 1 2 3 4, पहले पे डिग्री है, दूसरे पे रेडियन है। तो अगर आपने कैलकुलेटर को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 देखें प्रेस कर दें, ये 1 प्रेस कर दें, तो अब आपके पास कैलकुलेटर डिग्री में आ गया है। अब अगर आप यहाँ पे cos 30 लिखेंगे तो इज़ इक्वल टू, तो आपके पास देखें ये 0.866 आएगा। अगर आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट नहीं किया, देखें आप इसको दोबारा 2 रेडियन है, 2 में प्रेस करता हूँ, अब ये रेडियन में। अब ज़रा cos 30 देखें, cos 30 देखें 0.154, इसका मतलब है कि आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कैलकुलेटर में इन बातों का ख्याल रखें। अभी से कैलकुलेटर यूज़ करें, अपना कैलकुलेटर ख़रीदें, अपने कैलकुलेटर से अभी से साइंटिफिक और नॉर्मल में वैल्यूज़ को सॉल्व करें। बड़ी बड़ी वैल्यूज़ जो है मास ऑफ द अर्थ है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल हैं, उसको ख़ुद सॉल्व करें। हाल में आपको कैलकुलेटर लेने की एक तो इजाज़त नहीं है, दूसरे से लोगे उस वक़्त फिर आप नहीं समझोगे कि मैं इसको क्या करूं। बड़ी वैल्यू है ये बग़ैर कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं होंगी, इसलिए कैलकुलेटर अभी से लें, उसकी प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती तो मुझसे कमेंट्स में पूछें या अपने किसी बड़े से पूछें, लेकिन इसको सीखें। कैलकुलेटर के सेल देखें कि सेल उसमें सही है, काम कर रहे हैं, कोई बटन ख़राब नहीं है। कैलकुलेटर आपका मस्ट है, आप इसको MCQs में भी यूज़ करें। किसी से पूछें नहीं मैं यूज़ करूं या ना करूं। अब आप वो फार्मूले भी देख लें, उसको भी देख लें, अगर कुछ फार्मूलाज मिसिंग है तो वो आप उसमें ऐड। फार्मूलाज एंड यूनिट्स, पहला फार्मूला है एन एंगस्ट्रॉम, A0 इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 2 स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तीसरा फार्मूला एक्सेलरेशन का है, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सिंबॉलिकली लिख सकते हैं डेल्टा V बाय डेल्टा T। 4 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस AT। ये 3 इक्वेशंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद करें। इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसका प्रूफ भी आता है। 5 सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। 6 थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2AS इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशंस को मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपने इसे ज़रूर देखना है, इसके प्रूफ भी आएंगे और इससे न्यूमेरिकल भी आता है। 7 न्यूटन सेकंड लॉ, F इज़ इक्वल टू ma। अगर आपने m फाइंड करना है तो फिर आप फार्मूला को चेंज करके लिख सकते हैं m इज़ इक्वल टू F बाय a, और अगर आपने एक्सेलरेशन a फाइंड करनी है तो इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू F बाय m। 8 लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, p इज़ इक्वल टू m v। 9 फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, F इज़ इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से लिखेंगे तो डेल्टा p इज़ इक्वल टू
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम है mvf और इनिशियल मोमेंटम है mvi डिवाइडेड बाय t। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आता है कि प्रूव दैट फोर्स इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप इसका क्वेश्चन भी ज़रूर तैयार करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये फार्मूला भी याद रखें। 10 सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इसमें m मास है, v स्पीड है और r वो रेडियस है, वो लेंथ है जिसमें बॉडी रिवॉल्व करती है। जिस सर्कल में बॉडी रिवॉल्व करेगी ये r उसका रेडियस है। 11 हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हॉरिजेंटल कंपोनेंट को Fx से शो किया जाता है, ये इक्वल होता है F cos थीटा। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो तो कैलकुलेटर में आप F की वैल्यू पुट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल F 10 है तो आप कैलकुलेटर में 10 लिखें, फिर cos ऑलरेडी आपके कैलकुलेटर में मौजूद है, cos प्रेस करें तो cos स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर अगर आपको एंगल 30 गिवन है तो आप 30 लिख लें। इस तरीके से आपको हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स फाइंड हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स भी इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। Fy इज इक्वल टू F साइन थीटा। कैलकुलेटर में फोर्स की वैल्यू पुट करें जो आपको गिवन होगी, साइन आपको मिल जाएगा, उसको प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे साइन आ जाएगा। फिर आपको जो एंगल गिवन है वो पुट करें और इज इक्वल टू प्रेस करें तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आ जाएगा। 12 नंबर फार्मूला है टार्क इज इक्वल टू F क्रॉस D। टर्निंग इफेक्ट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है एज अ न्यूमेरिकल, जिसमें आपको टार्क फाइंड करना है। फोर्स भी गिवन होगा और मोमेंट आर्म भी गिवन है। अगर आपको टार्क गिवन है और फोर्स फाइंड करना है तो आप इस फार्मूला में कुछ चेंजेस लाएं, यानी F इज़ इक्वल टू टार्क डिवाइडेड बाय मूवमेंट आर्म। अगर आपको मूवमेंट आर्म फाइंड करना है तो फिर D इज़ इक्वल टू टार्क डिवाइडेड बाय F और साथ फिर आपने यूनिट लिखना है। ये बात याद रखें कि जब भी आप आंसर लिखेंगे किसी भी न्यूमेरिकल का तो उसके साथ आपने SI यूनिट इसका ज़रूर लिखना है, इसे आपने बिल्कुल नहीं भूलना। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। F इज़ इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसमें m1 और m2 टू मासेस है जो आपको गिवन होगी और r डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस है। G की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। ये आप याद करें, ज़ुबानी अक्सर न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू गिवन नहीं होती। साथ साथ आपको कंफ्यूज करने के लिए डिस्टेंस को सेंटीमीटर में भी दिया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात पे ज़रूर ध्यान रखना है कि मासेस आपको किलोग्राम में गिवन हो और डिस्टेंस मीटर में। अगर मासेस ग्राम में गिवन है तो मास को 1000 पे डिवाइड करके उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और लास्ट में आपने इसका यूनिट लिखना है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। और लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है तो आप उसे भी देखें।
14 फाइंड मास ऑफ एनी प्लैनेट। अगर आपको किसी भी प्लैनेट का मास फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। m इज़ इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय कैपिटल जी। जी की वैल्यू आपको गिवन होगी, स्मॉल जी है। ये जी उस प्लैनेट के मुताबिक आपको दिया जाएगा जिसका आपने मास फाइंड करना है। आर रेडियस ऑफ द प्लैनेट है जो आपको गिवन होगा, और कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आपको दी भी जा सकती है। अगर आप इसको याद कर लें तो अच्छी बात है। 15 फाइंड जी। अगर आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यानी जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका ये फार्मूला है जी एम बाय आर स्क्वायर। जी कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। मास उस प्लैनेट का मास है जिसका आपने जी फाइंड करना है, और आर उस प्लैनेट का रेडियस है जिसका आपने जी फाइंड करना है। 16 है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। जब हम ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है। हाइट पे वैल्यू ऑफ जी कितनी कम होगी तो फार्मूला है जी एच इज़ इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। जी अर्थ के लिए 9.8 है, आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ है जो 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर है, और एच हाइट ऑफ द बॉडी है कि बॉडी कितना ज़मीन के सरफेस से ऊपर जाती है तो वो होगा एच। इस फार्मूला में जब आप इसको पुट करेंगे तो आपको जी एच यानी वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट एच फाइंड हो जाएगी। 17 स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज़ v इज़ इक्वल टू अंडर द रूट जी एम ई बाय आर, और दूसरा फार्मूला है v इज़ इक्वल टू अंडर द रूट जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच। इसमें कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एम ई मास ऑफ द अर्थ है, और स्मॉल आर रेडियस ऑफ द अर्थ है। सेकंड फार्मूला तब हम यूज़ करेंगे जब आपको हाइट भी गिवन है, यानी इस हाइट के ऊपर ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो वहाँ पे फिर आप एच की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे। बाकी फार्मूला उसी तरह है। रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ भी अक्सर न्यूमेरिकल में भी आता है और एमसीक्यूज़ में भी आता है। न्यूमेरिकल में कभी कभी ये वैल्यू गिवन नहीं होती, इसलिए आप इसको ज़हन नशीन कर लें। रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 10⁻⁶ मीटर है, एंड मास ऑफ द अर्थ एम ई इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम है। ये वैल्यूज़ न्यूमेरिकल में भी आप यूज़ कर सकते हैं और एमसीक्यूज़ में भी ये आपसे पूछी जा सकती हैं। 18 वर्क W इज़ इक्वल टू एफ एस कास थीटा और W इज़ इक्वल टू एफ एस। अगर आपको एंगल भी गिवन है कि इस एंगल के साथ फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही है तो फिर आप ये पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो फिर आप सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। 19 यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल्स, SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल्स।
20 is kinetic energy. EK is equal to 1/2 m v square. m मास है, v स्पीड या वेलोसिटी है, और इसके साथ यूनिट भी जूल्स आता है क्योंकि एनर्जी ऑफ वर्क का एक ही यूनिट है। अगर आपको एनर्जी गिवन है और मास गिवन है और आपसे कहा जाए कि बॉडी की स्पीड क्या होगी, तो फिर इस फार्मूले को रीअरेंज किया जा सकता है। मैंने आपके लिए इसको पहले से ही रीअरेंज कर दिया है कि v इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 2EK डिवाइडेड बाय m। इस फार्मूला को आप डायरेक्ट यूज़ करके स्पीड ऑफ द बॉडी फाइंड कर सकते हैं अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और मास गिवन हो। 22 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है E, साथ के साथ GPE लिख लें। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh। m मास है, g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसकी वैल्यू फॉर अर्थ, और h हमारे पास हाइट है। जितना आप बॉडी को ऊपर लेकर जाते हैं वो इसकी हाइट है। 23 है आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन है, E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर। m मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है जो हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 24 पावर P इज़ इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ये फार्मूला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भी आपके न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। वर्क और टाइम अगर गिवन हो तो आप पावर फाइंड कर सकते हैं। पावर का यूनिट वाट है, SI यूनिट इज़ वाट। और ये बात भी याद रखें कि 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट। 25 डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और दूसरा यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। साथ साथ डेंसिटी ऑफ मर्करी भी याद रखें, यह है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और अगर आप इसको ग्राम में लेंगे तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों डेंसिटीज़ अक्सर MCQs में आती हैं, एक वाटर की डेंसिटी और दूसरा मर्करी की डेंसिटी। 26 प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यूनिट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। 27 इस प्रेशर इन लिक्विड P इज़ इक्वल टू ρgh। रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, g ग्रेविटी है जो ज़मीन पे 9.8 है, और h डेप्थ ऑफ द लिक्विड है, यानी जितना हम लिक्विड के अंदर गहराई में जाएंगे उतना ही प्रेशर ऑफ द लिक्विड बढ़ता चला जाएगा। 28 यंग मॉड्यूलस y इज़ इक्वल टू FL डिवाइडेड बाय AX। F फोर्स है, L लेंथ ऑफ द वायर है, डिवाइडेड बाय A एरिया है जो अक्सर πr² के इक्वल होता है क्योंकि वायर जो है वो गोल होती है, और X एक्सटेंशन है, यानी जब एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके लेंथ में जो चेंज आएगा वो X है। 29 हुक्स लॉ F इज़ इक्वल टू -kx। X इसमें एक्सटेंशन है या चेंज इन लेंथ है। जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं
और स्प्रिंग में या वायर में या किसी भी बॉडी में जो चेंज आता है, जो उसके लेंथ में चेंज आएगा वो x है, और k कांस्टेंट है, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। यूनिट ऑफ k है न्यूटन बाय मीटर। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सिंबॉलिकली है सिग्मा इज इक्वल टू F बाय A। F इज फोर्स एंड A इज एरिया। स्ट्रेन इज इक्वल टू एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। एक्सटेंशन को हम कह सकते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सिंबॉलिकली ये होगा एप्सिलॉन E या एप्सिलॉन इज इक्वल टू x बाय L। x एक्सटेंशन है और L ओरिजिनल लेंथ है। एक्सटेंशन वो चेंज है जो एक वायर में आता है। जब हम एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसके ओरिजिनल लेंथ में जो चेंज आएगा वो एक्सटेंशन होगा। तो एक्सटेंशन यानी वो चेंज जो वायर में आएगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। फोर्स लगाने से पहले जो लेंथ थी उसको हम ओरिजिनल लेंथ कहते हैं। 31st यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर एंड स्ट्रेन हैज नो यूनिट। 32nd एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। ये MCQs में भी बहुत ज़्यादा आता है और न्यूमेरिकल भी आते हैं। अगर आपको फ़ारेनहाइट गिवन है और आपको टेम्परेचर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला है TC इज़ इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट TF माइनस 32। यहाँ पे आप ये ख्याल रखें कि पहले आपने ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको फ़ारेनहाइट फॉर एग्ज़ाम्पल 50 गिवन है तो आप 50 में से 32 को माइनस करें, उसके रिज़ल्ट को 5 से मल्टीप्लाई करें और उसके रिज़ल्ट को 9 से डिवाइड करें। दूसरा है अगर आपको टेम्परेचर इन सेल्सियस गिवन है तो फिर आप सेकंड फार्मूला यूज़ करें TF इज़ इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। यहाँ पे आप TC की वैल्यू पुट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 90 आप पुट करते हैं, 90 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे और इसके रिज़ल्ट के साथ 32 को ऐड करेंगे। लास्ट में है अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस गिवन है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला है TK इज़ इक्वल टू TC प्लस 273। अगर आपको TC गिवन है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यानी TC इज़ इक्वल टू TK माइनस 273। 33 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला है C इज़ इक्वल टू डेल्टा Q बाय M डेल्टा T। डेल्टा Q हीट एनर्जी है, M मास है और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। 34 हीट कैपेसिटी, इसको हम CM से शो करते हैं और यह है डेल्टा Q बाय डेल्टा T। डेल्टा Q इज़ हीट एनर्जी एंड डेल्टा T इज़ चेंज इन टेम्परेचर। यूनिट इज़ जूल पर केल्विन। यहाँ ये बात याद रखें कि अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है तो आप उसको फार्मूला की मदद से केल्विन में कन्वर्ट कर लें। 35 डायमीटर ऑफ द एटम। ये MCQs कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। डायमीटर ऑफ द एटम है 10⁻⁻10 मीटर और डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस है
10⁻⁻15 मीटर। ये दोनों बातें आप याद रखें। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन LT इज इक्वल टू L नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। इसमें L नॉट इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड है, ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। ये हर एक मटेरियल का डिफरेंट होता है जो आपको दिया जाएगा, और डेल्टा T मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन होगा और फाइनल भी। आप फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो आपको डेल्टा T फाइन हो जाएगा। ये हमारे फार्मूलाज हैं। आप जब हाल में जाएं तो घर से अपने साथ कैलकुलेटर ज़रूर लेकर जाएं। कैलकुलेटर ना भूलें।